कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। धानी की बात सुनकर जैसे चंदा की धड़कन रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो धानी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि हमें राजा साहब के उठने का इंतज़ार करना चाहिए, उनके बाहर आने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि वो बड़े हुक्म से बात करे और फिर अपनी शादी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धानी बोली, अभी अभी छोटे हुक्म बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि उनकी शादी की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। आज पहले पूजा होगी और रात को उनकी मेहंदी का फंक्शन, तो उन्होंने सबको बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है और उन्होंने तन्वी का पसंदीदा खाना बनाने के लिए भी कहा है। उसकी बात सुनकर चंदा हैरानी से धानी की तरफ देखती ही रह गई। वो अपना चेहरा नामे हिलाकर बोली, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। धानी उसे रोकते हुए बोली, क्या ही बात करोगी आप उनसे, क्योंकि वो तो अपने कमरे में हैं ही नहीं, बाहर गार्डन में टहलने के लिए गए हैं। चंदा ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तो फिर बाहर गार्डन में जाकर उनसे बात कर लूँगी, लेकिन उनसे बात तो करूँगी ना धानी, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलकर वो तुरंत गार्डन की तरफ भाग गई। धानी ने बिल्कुल ठीक कहा था। राजवेंद्र इस वक्त गार्डन में था और वहाँ पर वॉक कर रहा था। चंदा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आप ऐसे बिना मुझसे मिले मेरे कमरे से बाहर क्यों आ गए राजा साहब? खैर वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने सब दास दासियों को कोई हुक्म दिया है क्या? मेरा मतलब है, उन्हें अपनी और तन्वी की शादी की कुछ खास तैयारियां करने के लिए कहा है क्या? आपने ऐसा क्यों किया? खैर कोई बात नहीं, मैं जाकर सबको रोक देती हूँ कि उन्हें तन्वी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और पहले आप बड़े हुक्म से बात करेंगे और फिर ही आगे क्या होता है और क्या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। ये बोलकर वो वापस अंदर की तरफ जाने लगी ताकि जल्दी से सब दास दासियों को रोक सके, लेकिन तभी राजवेंद्र की आवाज़ उसके कान में गूंजी, क्यों? तन्वी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत क्यों नहीं है चंदा? और मुझे बाबा से क्या बात करनी है? कुछ भी तो नहीं। और शादी की तैयारी वो क्यों रुकवानी है? मेरी और तन्वी की शादी पहले से ही तय है और आज से हम दोनों की शादी के फंक्शन भी शुरू होने वाले हैं, तो अब किस चीज़ की रुकावट? चंदा के कदम राजवेंद्र की बात सुनकर ही रुक गए थे। उसने वापस पलटकर राजवेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त बेहद आंसू थे। वो राजवेंद्र के करीब आई और बोली, कल रात जो हम दोनों के बीच हुआ, उसके बाद भी आप उस तन्वी से शादी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र उसे टोकते हुए बोला, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है चंदा। रात को हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो वक्त की नज़ाकत थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चंदा का दिल धक सा रह गया और आंसू भी जैसे अब उसकी आंखों से वापस हो गए। वो व्यंग से मुस्कुराई और बोली, क्या क्या कहा आपने राजा साहब? ज़रा एक बार दोबारा तो कहिए। राजवेंद्र बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, यही कि जो कुछ भी कल रात को हम दोनों के बीच हुआ, अगर तुम वो सब भूल जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा चंदा, क्योंकि इसके आगे आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। उसे हम दोनों की एक गलती समझकर भुला दो। चंदा ने तुरंत उसके कपड़ों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और बोली, वो आपके लिए गलती हो सकती है राजा साहब, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था और आप उसे कहते हैं कि वक्त की नज़ाकत और सिर्फ एक गलती थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं राजा साहब? आपके होठों से ये बात निकली भी तो निकली कैसे? राजवेंद्र ने उसे कंधों से पकड़ा और थोड़ा सर्द होकर बोला, खुद को संभालो चंदा, जयपुर के होने वाले राजा साहब से बात कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत का भी थोड़ा ख्याल रखो। उसकी ये बात सुनकर चंदा के हाथ खुद ब खुद उसके गिरेबान से छूट गए। एक बार फिर से उसकी आंखें गीली हो गई और वो हंसते हुए बोली, वाह राजा साहब वाह, कल रात जब मुझे दवा लगाते हुए आप मेरे करीब आए, मेरे जिस्म को आपने हर वो एक एहसास दिए जो एक पति सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को देता है, तब आपको ये याद नहीं आया कि मैं दासी हूँ? और अब जब मैंने आपसे सवाल कर लिया तो आपको मेरी हैसियत याद आ गई। आज तक तो लोग मुझे आपकी रखैल बोलते थे, लेकिन कल रात तो आपने उनकी बातों को सच कर दिया। आपने सच में मुझे एक रखैल बनाकर छोड़ दिया। मैं मोहब्बत में ठगी गई राजा साहब,
मैं अर्धांगिनी के ख्वाब देखते देखते एक रखैल बनकर रह गई। वाह राजा साहब, आपने तो सच में इस चंदा को उसकी बेदर्द मोहब्बत का तोहफा दे दिया। लोग कहते तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आपने तो खुद मोहब्बत को हवस का नाम दे दिया। ये बोलकर उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। राजवेंद्र बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। चंदा रोते हुए अपने कमरे में आई और आकर सीधा पलंग पर औंधे मुंह लेट गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसे आज हुई थी। आज जिस तरह से राजवेंद्र ने कहा कि कल जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ वक्त की नज़ाकत थी, इस बात ने उसके सीने पर खंजर चला दिए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके राजा साहब मुझे ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। कल रात उसके लिए वो सब ना ही वक्त की नज़ाकत थी और ना ही कोई गलती। उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत थी जो उसने अपने दिल से महसूस की। लेकिन आज सुबह उठते ही उसका हकीकत से सामना हो गया कि एक दासी कभी भी एक राजा की मोहब्बत नहीं हो सकती। सही कहते थे लोग कि एक दासी सिर्फ और सिर्फ रखैल बन सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका रोना इस वक्त दिल चीर देने वाला था। आज राजवेंद्र ने उसे जो जख्म दिया था वो शायद ही वो पूरी ज़िंदगी उससे बाहर निकल पाती। तकरीबन 15-20 मिनट बाद किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। चंदा जैसे एकदम से हकीकत में लौटी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अपने आंसू को साफ करने लगी। जब वो कमरे से बाहर आई तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, इसलिए तन्वी जो दरवाजे पर खड़ी थी वो सीधा अंदर चली आई और चंदा को रोते हुए देख बोली, इस तरह से तो कोई तभी रोता है चंदा, जब या तो कोई मर जाए या फिर दिल टूट जाए। तुम्हारा कोई रिश्तेदार या फिर अपना तो कोई है ही नहीं जिसके लिए तुम इस तरह से आंसू बहाओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल टूट गया चंदा? अगर ऐसा है तो सच में मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। चंदा ने अपने आंसुओं को पूरी तरह से साफ किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मुझ पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है होने वाली रानी साहिबा। जब खुद राजा साहब ने मुझ पर तरस नहीं खाया तो आप मुझ पर तरस खाकर क्या ही करेंगी। खैर, मुझे आपका तरस चाहिए भी नहीं। आप बताइए, आप इस दासी के कमरे में क्यों आई? कोई काम था आपको या फिर बातों के तंज कसने ही आई थी? उसकी बात सुनकर तन्वी गुस्से से बोली, दिल टूट गया लेकिन घमंड नहीं टूटा तुम्हारा। चंदा भी तुरंत बोली, वो कभी टूटेगा भी नहीं। दिल की बागडोर भी मैंने किसी और के हाथों में थमा दी तो टूट गया, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि चंदा का दिल तोड़ सके। चंदा इतनी भी कमज़ोर नहीं। ये बोलते हुए उसका चेहरा हल्का हल्का कांप रहा था। तन्वी तिरछा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये घमंड भी टूटेगा, इसकी तैयारी भी मैंने बहुत अच्छे से कर रखी है। खैर, मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इतना ही कहने आई थी कि आज मैं और राज पूजा में बैठने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस पूजा की सारी तैयारियाँ तुम करो। इस पूजा के बाद हम दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे हाथों से अगर इन सब की शुरुआत होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चंदा भी मुस्कुराई और बोली, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आप दोनों को अपनी दुआएं दूं। वैसे तो मुझे लगता नहीं राजा साहब कभी किसी से प्यार कर पाएंगे। जो मेरे नहीं हुए वो आपके क्या ही होंगे। बचपन से उन्हें मैंने जो दिया था वो आप कभी दे नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी शायद मेरी दुआ मेरे लिए तो ना सही, आपके लिए भगवान कबूल कर ले। ये बोलकर वो खुद अपने रूम से चली गई और तन्वी वहीं खड़ी रह गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली और बोली, तुम्हारी दुआ माई फुट, मुझे तुम्हारी कोई दुआ नहीं चाहिए। और रही बात प्यार की, तो तुमसे किसने कहा कि मुझे राज का प्यार चाहिए? प्यार जैसी चीज़ों में तो तन्वी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो है राज की ये दौलत, उसका सिसोदिया अम्पायर और ये सिसोदिया महल। जिसे ये मिल गया वो भला प्यार का क्या ही करेगा। ये बोलकर वो हंसने लगी। वहीं चंदा बाहर की तरफ आई और सीधा किचन में चली गई। किचन में सारी दासियां उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि जब तक वो ना जाए तब तक महल में खाने पीने का तो कुछ डिसाइड ही नहीं होता था। चंदा ने उन्हें कुछ चीज़ों की तैयारी करने के लिए कहा और फिर खुद बाहर प्रांगण में आ गई जहाँ पर पूजा होने वाली थी। उसने अपने हाथों से एक एक चीज़ वहाँ पर सजा कर रखनी शुरू कर दी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ वक्त पहले उसका दिल किसी ने पूरी शिद्दत से तोड़ा है।
राघवेंद्र जो अपने कमरे में जा रहा था, अचानक उसकी नज़र चंदा पर गई जो उस हवन कुंड के आसपास लाल रंग का लेप लगा रही थी। उसके पूरे हाथ उस लाल रंग से भरे हुए थे। राघवेंद्र की आंखें भी गहरी लाल हो गई। तभी तन्वी वहां पर आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो राज? और तुम्हारी नज़रें चंदा पर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं उसे देखना तुम्हारे दिल को सुकून दे रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, कहीं मैं तुमसे तुम्हारा सुकून छीन ना लूँ। जाकर तुम्हारे बाबा से बात कर लूँगी कि वो तुम्हारी शादी चंदा से करवा दे, तुम्हें तुम्हारा सुकून वापस दे दें। राघवेंद्र तुरंत बोला, ऐसा कुछ नहीं है तन्वी, तुम गलत सोच रही हो। और रही बात चंदा को देखने की, तो वो पूजा की तैयारी कर रही है और मैं बस यही देख रहा था कि वो सब कुछ अच्छे से कर भी रही है या नहीं। अगर उससे सब कुछ हैंडल होता है तो ठीक है, वरना ये काम हम किसी और को दे दे, क्योंकि चंदा का काम ये सब करना नहीं है। तन्वी तुरंत बोली, बेशक से ये काम उसका नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम उसके लिए परफेक्ट है। तुम फिक्र मत करो राज, मैंने उससे बात कर ली है। जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तुम जाओ, जाकर अपने रूम में अच्छे से तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनकर राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चला गया। तन्वी के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो अब चंदा की तरफ देखने लगी। दो दिल तड़प रहे हैं, इसकी आग में जल रहे हैं। वैसे तो किसी को तड़पाना बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम दोनों को तड़पते हुए देख मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा है। और तन्वी अपना सुकून अब किसी को नहीं छीनने देगी, किसी भी कीमत पर नहीं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी इस वक्त अपने कमरे में बैठे थे। तभी निकुंज उनके सामने आकर खड़ा हुआ। निकुंज के साथ ही एक आदमी और था जो दिखने में ज़्यादा अमीर नहीं लग रहा था, बिल्कुल सादा सा, जैसे कोई दिहाड़ीदार या फिर मजदूर। उस इंसान ने मनोहर जी के सामने अपना सर झुकाया। निकुंज मुस्कुराते हुए बोला, इनसे मिलिए अंकल जी, ये है राघव, जयपुर का ही है। एक दुकान में काम करता है, अच्छी खासी तनख्वाह है। इसी की बात की थी मैंने आपसे चंदा के लिए। उसकी बात सुनकर मनोहर जी गौर से राघव की तरफ देखने लगे। राघव की तरफ देखकर मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, दिखने में तो अच्छे लग रहे हो तुम, जरा बताना कहाँ काम करते हो तुम? राघव तुरंत बोला, जयपुर मार्केट में ही करता हूँ बड़े ठाकुर। अपने हीरालाल पंसारी का नाम तो सुना ही होगा, बस उन्हीं की दुकान को संभालता हूँ। मनोहर जी ने अपना चेहरा हमें हिलाया। जयपुर की सबसे फेमस दुकान थी वो, जो सालों पुरानी थी और उनकी कई सारी ब्रांच भी थी। तो मनोहर जी भी कहीं ना कहीं राघव को देखकर सोच रहे थे कि चंदा के लिए राघव से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेहनत करता है और दिखने में भी अच्छा है, तो चंदा को और क्या ही चाहिए होगा। वो निकुंज की तरफ देखते हुए बोले, तुम एक काम करो, राघव को लेकर हाल में चलो, मैं आता हूँ। निकुंज ने अपना चेहरा हमें हिलाया और फिर राघव के साथ वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चंदा अभी भी हाल में पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी नज़र निकुंज और राघव पर गई। उसने तुरंत अपने सीने पर ओढ़ रखा दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया। वहीं निकुंज जाकर चंदा के सामने खड़ा हुआ और बोला, क्या बात है, पूजा की तैयारी कर रही हो तुम? चंदा ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपना काम करती रही। निकुंज चंदा की तरफ देखते हुए बोला, कम से कम इसे तो देखो, मुझसे तो चलो तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो। ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है, तुम्हारा होने वाला पति। उसकी बात सुनकर अब चंदा के हाथ रुक गए और वो हैरानी से राघव की तरफ देखने लगी। वहीं राघव जो उसे सिर से लेकर पैरों तक देख रहा था, और फिर उसकी नज़र चंदा के सीने पर टिक गई। निकुंज ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ कस दिया। चंदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर वहां से उठकर अपना चेहरा हल्का सा नीचे की तरफ झुकाते हुए वहां से सीधा किचन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद निकुंज राघव की तरफ देखते हुए बोला, गलती से भी उस पर नज़र मत डाल देना। याद रख कि तेरी सिर्फ चंदा से शादी होगी, उसके साथ सुहाग रात नहीं मनानी है तुझे। उसकी पहली रात की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। तू बस यहाँ से उसकी डोली लेकर जाएगा। उसके बाद चंदा कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। उसकी बात सुनकर राघव ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। तभी मनोहर जी वहाँ पर आए और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगे।
निकुंज राघव के साथ वहीं हाल में लगे हुए सोफे पर बैठ गया। मनोहर जी भी आकर बैठे और उन्होंने मीना को राजवेंद्र को लेकर आने को कहा। मीना तुरंत राजवेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाया और राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, बाहर बड़े हुकुम आपको बुला रहे हैं। राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर की तरफ आया। हाल में आकर उसकी नज़र निकुंज और उसके साथ बैठे राघव पर गई। वो मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोला, आपने मुझे बुलाया बाबा? मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, इससे मिलो, ये है राघव, यही जयपुर में हीरालाल पंसारी की दुकान पर काम करता है, चंदा का होने वाला पति। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र के होश उड़ गए। वो तुरंत बोला, आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मनोहर जी बड़ी शांत लेकिन थोड़े गंभीर आवाज़ में बोले, क्या हुआ, तुम ऐसे चौंक क्यों गए? राजवेंद्र ने जल्दी ही खुद को संभाला और बोला, आप चंदा की शादी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसकी शादी होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी? अभी सिर्फ रिश्ता आया है, कम से कम पहले अच्छे से देखभाल कर लीजिए, उसके बाद चंदा से पूछिए वो इससे शादी करना भी चाहती है या नहीं। मनोहर जी मुस्कुराए और बोले, चंदा मना क्यों करेगी? राजवेंद्र भी जल्दी से बोला, क्यों, वो मना क्यों नहीं कर सकती? अगर उसे राघव पसंद नहीं आया तो क्यों ज़बरदस्ती उससे शादी करेगी? मनोहर जी मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, चंदा को यहीं बुला लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं उसे राघव पसंद आया या नहीं। ये बोलकर अब उन्होंने दरवाजे पर खड़ी मीना की तरफ देखा, जिसने अपना पल्लू अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और इंतजार कर रही थी कि कब उसे कोई हुक्म दिया जाए। मनोहर जी ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया तो उसने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर उसने चंदा की तरफ देखा और बोली, तुम्हें बाहर हाल में बड़े हुकुम बुला रहे हैं। चंदा का दिल जैसे धड़कने से इनकार करने लगा। वो जानती थी कि वहाँ कौन होगा, लेकिन अब जब बड़े हुकुम ने उसे बुलाया है तो वो इस हुक्म को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप बाहर की तरफ आ गई। वो हाल में आकर मनोहर जी के सामने खड़ी हुई और बोली, आपने मुझे बुलाया बड़े हुकुम? मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, इससे मिलो, ये राघव, मैं तुम्हारी शादी राघव से तय करना चाहता हूँ। चंदा, तुम बताओ, तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं? मेरी नज़र में राघव तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य वर है, इससे ज़्यादा बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि राघव तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की हर एक खुशी देगा। तुम बताओ, तुम्हें मेरे विश्वास पर विश्वास है या नहीं? चंदा ने अपना चेहरा झुका लिया। वो कैसे ही कह दे कि उसे मनोहर जी के विश्वास पर विश्वास नहीं, वही तो उसे इस राजमहल में लेकर आए थे। और अगले ही पल अब चंदा के कानों में अपनी अम्मा की बातें गूंजने लगी, बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े हुकुम की हर एक बात मानना। उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, जैसा आपको ठीक लगे बड़े हुकुम, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र उसकी तरफ देखता ही रह गया। मनोहर जी ने चंदा की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। चंदा तुरंत वहाँ से चली गई। मनोहर जी ने अब राजवेंद्र की तरफ देखते हुए पूछा, अब तो तुम्हें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं? राजवेंद्र ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोला, अगर चंदा को राघव से शादी करनी है तो मुझे क्या ही आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अगर ये शादी मेरी शादी के बाद हो तो अब इतना तो आप मेरी बात मान ही सकते हैं ना बाबा? मनोहर जी उसकी बात सुनकर चौंक गए थे। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि चंदा की शादी राजवेंद्र की शादी से पहले हो जाए। राजवेंद्र उनके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, जब मैं आपकी हर एक बात मानता हूँ तो आप मेरी एक बात नहीं मान सकते क्या बाबा? या फिर मैं ये समझ लूँ कि बस मैं ही हूँ जो हमारा ये रिश्ता निभा रहा हूँ? आपकी हर एक इच्छा का मान रखता हूँ, आपके लिए मेरी इच्छा तो कोई मायने ही नहीं रखती। उसकी बातें सुनते हुए मनोहर जी निकुंज की तरफ देख रहे थे। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोले, जैसा तुम कहो, अगर तुम चाहते हो तो चंदा की शादी तुम्हारी शादी के बाद हो तो ठीक है। तुम्हारी शादी के अगले दिन ही इस महल में चंदा की शादी होगी। राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। निकुंज के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, लेकिन जैसे ही मनोहर जी ने उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया, उसने अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए और मुस्कुराते हुए बोला,
राघव को भी कोई जल्दी नहीं है, वो तो पूरी जिंदगी भी चंदा का इंतजार कर सकता है। आखिर चंदा से खूबसूरत लड़की उसे भी कहाँ ही मिलेगी। मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, 2-3 दिन के लिए राघव को यहीं रख लो। तुम यहाँ रह तो जाओगे ना राघव? राघव के कुछ कहने से पहले ही निकुंज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो जरूर रुक जाएगा। मनोहर जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अपनी जगह से उठकर वहाँ से चले गए। राघव निकुंज की तरफ देखते हुए बोला, एक दिन के तुमने 5,000 देने का वादा किया था, अगर मुझे 3 दिन यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मुझे 15,000 देने होंगे। निकुंज गुस्से से बोला, अभी चेक काट कर दूं क्या? चुपचाप यहाँ पर रहो, वरना अभी बता दूंगा राजा साहब को कि तुम जयपुर के हीरालाल पंसारी की दुकान संभालते नहीं हो, बल्कि वहाँ पर चोरी करते हो, अपने मालिकों के साथ बेईमानी करते हो। और मनोहर जी ये बात किसे और कहाँ बताएंगे, ये बताने की तो मुझे तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। राघव निकुंज की बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया और निकुंज अब उठकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ चंदा किचन में आई और आकर अपना काम करने लगी। इस वक्त उसका कलेजा फट रहा था। वही जानती थी कि वो कैसे अपने पाँव पर खड़ी है, वरना उसकी जो हालत थी उसका मन तो कर रहा था कि वो किसी कुएं में छलांग लगा दे या फिर आग में खुद को भस्म कर दे। तभी मीना वहाँ पर आई और बोली, अरे तुम सब ने चंदा को बधाई दी या नहीं? चंदा की शादी तय हो गई है। छोटू हुकुम की शादी होते ही अगले ही दिन चंदा की भी शादी हो जाएगी और वो इस महल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। चलो जल्दी से सब बधाई दो चंदा को। उनकी बात सुनकर सारी दासियां चंदा की तरफ देखने लगी थी और चंदा ने अपने हाथ काउंटर पर कस दिए थे। वो सारी दासियां एक एक करके आगे आई और चंदा को बधाई देने लगी। चंदा ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना काम करती रही। लेकिन जिस तरह से वो चाकू चला रही थी, साफ पता चल रहा था कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। और फिर अचानक से उसका चाकू उसके दूसरे हाथ की उंगली पर जोरों से लगा और खून बहने लगा। उसके होठों से आह निकल गई। चंदा की उंगली से बहता हुआ खून देखकर मीना के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैर गई थी। वहीं चंदा ने अपनी उंगली की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंद निकल गई। वो चुपचाप अब पानी के टैप की तरफ गई और फिर अपना हाथ धोने लगी। वो सारी दासियां मीना के इशारे से बाहर चली गई और मीना खुद चंदा के पास आई और चंदा के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूँ इस वक्त तुझे बहुत दुख हो रहा होगा। एक तो तेरे राजा साहब की शादी किसी और से हो रही है और ऊपर से तेरी खुद की शादी किसी और के साथ पक्की हो गई। बचपन का प्यार है ना तेरा तेरे राजा साहब से, तो फिर दुख तो होगा ही। लेकिन मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि राजा दासियों के साथ सिर्फ दिल बहलाते हैं, उनकी बीबियां तो दूसरे राजाओं की बेटियां ही बनती हैं और तू ठहरी एक मामूली सी दासी। तूने कहाँ एक रानी बनने के ख्वाब देख लिए, पर कोई बात नहीं, अब जो गलती तुझसे हो गई सो हो गई, अब कोई और गलती मत करना। अपने राजा साहब की शादी चुपचाप तन्वी जी से हो जाने दे, वरना कहीं तूने अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की तो पूरे महल में तो बदनामी होगी ही। पूरे जयपुर में कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती तेरे राजा साहब तो शादी के बाद खुशियां मनाए और तू पूरी ज़िंदगी जिल्लत की ज़िंदगी जिए। चंदा चुपचाप वहाँ से बाहर की तरफ आ गई। तकरीबन 15 मिनट बाद हाल में पूजा शुरू हुई और राजवेंद्र जाकर अग्निकुंड के सामने बैठा। तन्वी भी उसके सामने आकर बैठी और पूजा की विधि शुरू हुई। ये पूजा उनकी शादी की शुरुआत थी और अब एक के बाद एक उनकी शादी की रस्में होने वाली थी। चंदा जो साइड में खड़ी राजवेंद्र और तन्वी की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने को आतुर हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को संभाल रखा था। जब पूजा खत्म हुई तो ममता जी चंदा की तरफ देखते हुए बोले, चंदा तुमने भोग का प्रसाद बना लिया था ना? चंदा एकदम से होश में आई। आज पहली बार वो अपना फर्ज निभाने से चूक गई थी, क्योंकि उसने भोग का प्रसाद नहीं बनाया था। पता नहीं कैसे उसे याद ही नहीं रहा। भोग का प्रसाद मैंने खुद बनाया है। अब चंदा तो इस घर से विदा लेकर जाने वाली है, तो उसके काम हमें ही तो देखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आज से ही सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। ममता जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई
और उनकी नज़रें राजवेंद्र की तरफ टिक गई थी, जो मीना की ये बात सुनकर बेचैन सा होने लगा था। तन्वी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम ठीक तो हो ना राजवेंद्र? राजवेंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और पूजा से उठते हुए बोला, अब बस भोग का प्रसाद चढ़ाना बाकी रह गया है, तो वो तो तन्वी भी कर लेगी। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और ममता जी की वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वहीं मनोहर जी जाते हुए राजवेंद्र को देखकर मन ही मन बोले, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम दुखी हो रहे होगे राजवेंद्र, क्योंकि प्यार तुम चंदा से करते हो, लेकिन तुम्हारी शादी हम तन्वी से करा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। प्यार मोहब्बत ये सिर्फ कहने की चीज़ें होती हैं, शादी अपनी औकात के लोगों से की जाती है, ना कि एक राजा अपनी दासी से शादी करता है। ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र चंदा की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र अपने कमरे में आ गया था और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। उसका वहाँ पर रुकना भी लगभग से इम्पॉसिबल हो रहा था, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा पार्किंग एरिया में आया और फिर अपनी जीप में बैठकर वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और उसके दोस्त भी ये सब तमाशा देख रहे थे। राजवीर ने करण और नरेंद्र को कोई इशारा किया तो वो लोग तुरंत राजवेंद्र के पीछे पीछे एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पूजा खत्म हुई और फिर आज रात की तैयारी होने लगी, क्योंकि आज रात तन्वी को मेहंदी लगने वाली थी। चंदा अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि ममता जी आकर उसके रास्ते में खड़ी हुई और बोली, तन्वी के लिए मेहंदी तुम तैयार करोगी? चंदा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तन्वी भी उनके साथ ही थी। ममता जी ने चंदा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बचपन में तुम्हें मेहंदी का बहुत शौक था, इसलिए जब जब हम मेहंदी लगाते थे तब तक तुम हमारी बची हुई मेहंदी उठाकर अपने हाथ पर लगाने लग जाती थी। मैंने देखा है तुम्हारे हाथों पर मेहंदी का रंग कितना गहरा आता है। अगर तुम तन्वी के लिए मेहंदी तैयार करोगी तो उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग भी बेहद गहरा आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मेहंदी की सारी तैयारियां, यहाँ तक कि मेहंदी तैयार भी तुम अपने हाथों से करो और तन्वी के हाथों पर मेहंदी भी तुम खुद ही लगाओ। चंदा अब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वो तुरंत बोली, लेकिन मुझे इतनी अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती है रानी साहिबा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तन्वी बोली, कोई बात नहीं, मतलब तो मेहंदी लगाने से है, अगर अच्छे डिजाइन्स नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे हाथों पर मेहंदी तो तुम ही लगाओगी चंदा। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कुराहट थी और चंदा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। भला चंदा को तकलीफ देने से पीछे वो दोनों कैसे हट सकती थी। और अगर तन्वी के हाथों पर चंदा मेहंदी लगाएगी तो उससे ज़्यादा तकलीफ की बात उसके लिए क्या ही होगी कि जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके होने वाली दुल्हन को वो खुद मेहंदी लगा रही है। उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और बोली, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो यही सही, मैं रात तक मेहंदी की सारी तैयारी कर लूँगी। तन्वी मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच चंदा, मेरी और राज की शादी में तुम कोई तोहफा तो नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, लेकिन ये सब करके तुम मुझे जो खुशी दे रही हो ना, वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं। चंदा ने कुछ नहीं कहा। उसकी तकलीफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वो अपना चेहरा झुकाकर अपने कमरे में चली गई और तन्वी ममता जी की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच। ममता जी मुस्कुराई और बोली, अरे थैंक यू की क्या बात, चंदा का दिल जलाना तो मुझे भी बहुत सुकून देता है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। तन्वी के चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोली, अब आएगा मज़ा। उफ चंदा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू और तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा मुझे सिर्फ सुकून नहीं, एक हद दर्जे की खुशी देता है जो मैं बयान भी नहीं कर सकती है। बोलते हुए उसकी हंसी और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र एक बार में आया और आकर काउंटर पर बैठ गया। उसके लिए ऐसी जगह पर आना अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अगर कोई देखता तो बहुत बातें बनती। वो होने वाला राजा था, अगर राजा ही ऐसी जगह पर आएगा तो प्रजा तो खुद ब खुद ऐसी गलत आदतें अपनाएगी। लेकिन आज वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो जाकर काउंटर पर बैठा और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने लगा। तभी करण और नरेंद्र वहां पर आए और जब उन्होंने राजवेंद्र को काउंटर पर बैठे हुए देखा तो उनके चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट आ गई।
उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर काउंटर के पीछे की तरफ चले गए जहाँ पर सारे वेटर वगैरह होते थे। उन्होंने एक वेटर से बात करनी शुरू की और फिर उसे 500-500 के कुछ नोट दिए तो वो वेटर मुस्कुराया और फिर आगे की तरफ आ गया। वो खुद राजवेंद्र के लिए ड्रिंक बनाने लगा और कुछ ही देर में उसने राजवेंद्र को वो ड्रिंक सर्व की तो एक ही ड्रिंक में राजवेंद्र का सर घूमने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा था और उसकी हालत देखकर करण और नरेंद्र दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल तैर गई। करण ने तुरंत राजवीर को कॉल किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसने ड्रिंक तो कर ली है, अब बस बाकी का काम भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन याद रखना, इसके बाद उस चंदा का मज़ा तुम हमें भी दिलाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले अकेले पूरी मलाई खा जाओ और हम बस तुम्हारे लिए उस मलाई की तैयारी करते रह जाएं। सामने से राजवीर की आवाज़ आई, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार पहले उस चंदा को अच्छे से इस्तेमाल मैं करूँगा और उसके बाद तुम दोनों की भी बारी आएगी। लेकिन पहले अपना काम तो पूरा करो, मुझे जल्दी से कुछ हॉट सी पिक्चर्स भेजो मेरे संस्कारी भाई साहब की। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी डेविल एक्सप्रेशंस थे। वहीं एक लड़का अब राजवेंद्र की तरफ आया और बोला, आपका सिर दर्द हो रहा है क्या? राजवेंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो लड़का तुरंत बोला, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो आपको बेटर फील होगा। राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह से उठकर उस लड़के के साथ चलने लगा तो वो लड़का उसे एक रूम में लेकर आया। उसने राजवेंद्र को रूम के अंदर छोड़ा और फिर तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही राजवेंद्र दरवाजे की तरफ पलटने लगा। वो रूम में आ तो गया था लेकिन अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो बाहर जाना चाहता था लेकिन वो बाहर जाता उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी भी क्या जल्दी है? राजवेंद्र को जब अपने सीने पर किसी के हाथ महसूस हुए तो उसे घुटन सी महसूस होने लगी। उसने तुरंत उन हाथों को अपने ऊपर से हटाया और बोला, छोड़ो मुझे। वो लड़की अब राजवेंद्र के सामने आई और बोली, क्या बात, मैंने हाथ लगाया तो इतना गुस्सा, जब हम दोनों के लब टकराएंगे तो क्या हालत होगी तुम्हारी? उसकी बात सुनकर राजवेंद्र गुस्से से बोला, यू जस्ट शट अप, बकवास बंद करो, मुझे इस तरह की वाहियात बकवास में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं। उस लड़की शिवन्या ने राजवेंद्र के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, एक बार मुझे मौका तो दो। राजवेंद्र नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके ऊपर झुका जिसकी वजह से वो बिल्कुल उसके चेहरे से टकरा गया था। शिवन्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई क्योंकि उसे राजवेंद्र के साथ करना तो कुछ नहीं था, बस पिक्चर्स क्लिक करवानी थी और वो सामने रखे कैमरे में अच्छे से हो रही थी। अब वो राजवेंद्र को लेकर बिस्तर की तरफ गई और फिर उसे धक्का देकर वो खुद उसकी बगल में लेट गई और उसने राजवेंद्र को उसके कपड़ों से खींचते हुए अपने ऊपर लिटा लिया। राजवेंद्र खुद को संभाल नहीं पाया और अब वो पूरी तरह से शिवन्या के ऊपर था और शिवन्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में थमा हुआ था। उसके होठ राजवेंद्र के होठों के बिल्कुल करीब थे और जिस तरह से उसने अपने हाथों को उसके चेहरे पर रखा हुआ था, उन दोनों के लब मिले हुए तो नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था ज़रूर उन दोनों के बीच किस हो रही होगी। कुछ देर शिवन्या यूं ही राजवेंद्र के करीब होती रही, कभी वो उसकी गर्दन पर अपने होठ रख रही थी तो कभी उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवेंद्र उसे खुद को किस करने ही नहीं दे रहा था। वो बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रहा था जिससे शिवन्या चाहकर भी उसे किस नहीं कर पा रही थी। वैसे तो उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स इकट्ठी हो चुकी थी। अब उसने राजवेंद्र को साइड लिटाया और फिर अपनी जगह से उठकर साइड में आकर खड़ी हुई। उसने अपने फ़ोन से बाहर खड़े करण को कॉल किया और बोला, तुमने मुझे जितना कहा था मैंने सब कर दिया, आप चुपचाप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे यहाँ से जाना है। अगर तुम्हारे इस राजा साहब ने दोबारा कभी मुझे इस शहर में देख लिया तो मुझे जान से मार देगा। शिवन्या की बात पर करण तुरंत बोला, हाँ मैं तुम्हारे पैसे सेंड कर देता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले 2 मिनट के अंदर ही उसके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई और उसे पैसे रिसीव करने का मैसेज आया। वो तुरंत वहाँ से चली गई। राजवेंद्र अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहीं शिवन्या के जाने के बाद करण और नरेंद्र दोनों उस रूम में आए
और आकर कैमरा में पिक्चर्स चेक करने लगे जो अभी अभी वहाँ पर क्लिक हुई थी। उन्होंने तुरंत वो कैमरा निकाला और फिर वहाँ से चले गए। राजविंद्र वहीं बेड पर लेटा रह गया। वहीं महल में सब लोग मेहंदी की तैयारी कर रहे थे और बाहर गार्डन एरिया बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे महल पूरा रोशनी में नहाया हो। तन्वी बाहर खूबसूरती से सजे हुए सोफे पर बैठे थी। वहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए तकरीबन 5-6 लड़कियाँ थीं, लेकिन तन्वी को चंदा का इंतजार था। चंदा ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। उसका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखें तो बेहद लाल थी। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, आपने अपना प्यार मुझसे क्या छीना राजा साहब? आपने तो मुझसे मुझको ही छीन लिया। खैर, अब तो बस एक जिंदा लाश बनकर आपकी शादी में शामिल होना है और फिर उसी अग्नि में खुद को स्वाहा कर देना है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जिद नजर आ रही थी। वो अपने रूम से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी राजवीर उसके कमरे में आया। राजवीर को अपने कमरे में देखकर चंदा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, तुम यहाँ? राजवीर आगे की तरफ आया और बोला, अपने राजा साहब को तो तुम राजा साहब कहकर बुलाती हो और मुझे तुम कहकर बुलाती हो। चंदा, तुम सच में मुझ में और अपने राजा साहब में बहुत फ़र्क करती हो, जबकि मैं तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम्हारे राजा साहब। उसकी बातें सुनते हुए चंदा गुस्से से बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राजवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पागल बनाओगी और मैं चुपचाप बैठा रहूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम जानती हो ना मेरे इरादे क्या हैं, मेरी मंजिल क्या है। ये बोलते हुए वो चंदा के बिल्कुल करीब आया और फिर उसके कंधे को छूने लगा। चंदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन राजवीर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। राजवीर उसे यूं छटपटाते हुए देख मुस्कुराया और बोला, अपने राजा साहब को देखना चाहोगी क्या? उसका सवाल सुनकर चंदा के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। वो तुरंत बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? राजवीर मुस्कुराया और बोला, कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाला और फिर उस पर कुछ पिक्चर्स निकालकर चंदा को दिखाने लगा तो चंदा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चंदा ने तुरंत उसके हाथों से वो फ़ोन लेना चाहा। राजवीर हंसते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम कहो तो मैं ये पिक्चर्स तुम्हें निकाल कर दे सकता हूँ। तुम बेशक से इन्हें अपने कमरे में सजवा लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंदा की आंखों में नमी तैर गई थी। अपने राजा साहब को किसी और के साथ इस तरह से देखना उसके सीने को छलनी कर रहा था। राजवीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा राजा साहब सच में राजा बनने वाले हैं ना? लेकिन सोचो, अगर ये पिक्चर्स मैंने वायरल कर दी तो उनके साथ क्या होगा? वो तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। राजा तो छोड़ो, प्रजा गालियाँ देगी। अगर चोरी छुपे ये काम हो तो इसे एक राजा की ज़रूरतें कहा जाता है, लेकिन अगर ये काम सबके सामने आ जाए तो इसे राजा का घटिया चरित्र कहा जाता है, जानती हो ना? उसकी बातें सुनते हुए चंदा के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। राजवीर ने अब अपना फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में डाला और बोला, मेहंदी की रस्म होने के बाद चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना, वरना कल सुबह महल में अखबार तो बटे ना बटे, ये पिक्चर ज़रूर सबके पास पहुंच जाएगी। ये बोलकर राजवीर तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए ही पीछे की तरफ हटने लगा और चंदा सिवाय उसे देखने के कुछ नहीं कर पाई। चंदा धीमे धीमे कदमों से गार्डन एरिया की तरफ आई। चंदा अब तन्वी के सामने आकर खड़ी हो गई। तन्वी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत वक्त लगा दिया चंदा, क्या बात है, कहाँ बिजी थी? अब तो तुम्हारे राजा साहब भी महल में नहीं है जो तुम उनकी खातिरदारी में लगी होगी। उसकी बात सुनते हुए चंदा ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, मैं यहाँ पर मेहंदी लगाने आई हूँ। तन्वी तुरंत बोली, तो हम सब क्या यहाँ पर कोई मूवी देखने के लिए बैठे हैं? हम भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं कि कब तुम आओगी और कब मेरे हाथों पर तुम अपने हाथों से मेहंदी लगाओगी। लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होने को आ रहे हैं। कहीं तुम अपनी शादी की खबर सुनकर हवा में तो नहीं उड़ रही? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तुम्हें सीधा ज़मीन पर पटक दूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। चंदा नीचे ज़मीन पर बैठी और अपने हाथ में मेहंदी की कीप लेते हुए बोली, बताइए होने वाली रानी साहिबा, कैसा डिज़ाइन लगवाना पसंद करेंगी आप?
तन्वी तुरंत बोली, ऐसा डिज़ाइन जिसे देखते ही राज तुरंत कहे कि क्या खूबसूरत डिज़ाइन लगाया है चंदा ने तुम्हारे हाथों पर। तन्वी, मन कर रहा है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। उसकी इस बात पर चंदा ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी थी। उसने यूं ही कीप को तन्वी के हाथ पर रखा और फिर उसके हाथ पर मेहंदी का डिज़ाइन बनाने लगी। अचानक ही तन्वी बोली, ये क्या कर रही हो चंदा? इतनी घटिया मेहंदी, साफ करो इसे और अच्छे से लगाओ। चंदा जल्दी से बोली, लेकिन अब तक रंग आ गया होगा रानी साहिबा, और ये डिज़ाइन सच में बहुत अच्छा है, आगे चलकर आपको अच्छा लगेगा, अभी फ़िलहाल अधूरा है तो। तन्वी तुरंत बोली, दासी हो तुम, कोई रानी नहीं जो मुझ पर हुक्म चला रही हो। चुपचाप जितना कहा है उतना करो, अच्छे से मेहंदी लगाओ और वो लगाओ जो मुझे पसंद आए, और जो मुझे पसंद नहीं आएगा उसे मैं हटा दूँगी, फिर वो बेशक से मेहंदी हो या इंसान। उसकी बात पर चंदा को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि वो अपनी मेहंदी क्यों हटा रही है, सिर्फ और सिर्फ चंदा को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन ऐसे में तो उसके खुद के हाथ खराब होने वाले थे। एक बार जो मेहंदी का रंग चढ़ गया और उस पर दोबारा डिज़ाइन बनाने से सिर्फ उसके हाथ खराब होते, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। लेकिन चंदा ने भी अब कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद तन्वी एक बार फिर से बोली, मुझे नहीं पसंद आ रहा ये डिज़ाइन, दोबारा साफ करो इसे। तन्वी ने मीना की तरफ देखा और गुस्से से बोली, जाकर महाराज जी से कहिए वो मेरे लिए कोई अच्छी सी मेहंदी वाली बुला दे, क्योंकि इस मेहंदी वाले की तो नखरे ही बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे मेहंदी लगा पाएगी। उसके बोलते ही चंदा ने गीले कपड़ों से उसका हाथ साफ कर दिया था और एक बार फिर से उसे मेहंदी लगाने लगी थी। तन्वी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अब उसने चंदा को नहीं रोका, लेकिन बार बार कभी अपना हाथ आगे करती तो कभी पीछे करती, कभी कहती प्यास लग रही है तो कभी कहती भूख लग रही है। चंदा चुपचाप उसके हाथों पर मेहंदी लगाती रही। उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी और उसे राजवेंद्र का इंतज़ार था, लेकिन दूर दूर तक राजवेंद्र वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। चंदा ने जो तस्वीर राजवीर के फ़ोन में देखी थी, वो उन तस्वीरों को देखकर बेचैन हो उठी थी। वो राजवेंद्र से बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक बार उसे बताना ज़रूरी था कि राजवीर के पास उसकी इस तरह की पिक्चर्स है और वो अब देख ले कि उसे आगे क्या करना है। बेशक से राजवेंद्र ने उसका दिल तोड़ दिया था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राजवेंद्र के नाम पर, उसकी इज्जत पर या उसके स्वाभिमान पर कोई ज़रा सी भी उंगली उठाए। और वो खुद भी ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो कैसे ही राजवीर का सामना करेगी। राजवीर उसे धमकी देकर गया था, लेकिन उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र की जीप महल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो जीप से निकलकर अंदर की तरफ आया। उसका सर अभी भी जोरों से दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा नशे में है, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाने लगा। लेकिन तभी कुछ दासियां उसके सामने आकर खड़ी हुई और जल्दी से बोली, आपको बड़ी रानी साहिबा गार्डन एरिया में बुला रही हैं। होने वाली रानी साहिबा के हाथों पर मेहंदी लग रही है और वो आपको अपनी मेहंदी दिखाना चाहती हैं। राजवेंद्र मना करने को हुआ, लेकिन फिर ये सोचकर कि तन्वी कहीं इस बात का इशू ना बनाए और ये बात भी जाकर मनोहर जी को बताने की धमकी ना दे, इसलिए वो चुपचाप गार्डन एरिया की तरफ आया। उसने जब चंदा को तन्वी के मेहंदी लगाते हुए देखा तो उसके दिल को कुछ कुछ होने लगा। तन्वी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है राज? राजवेंद्र बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छी है, बाकी तो रंग आने पर पता चलेगा। खैर तुम अपनी मेहंदी लगाओ, मैं अंदर अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से एक नज़र चंदा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से एक आंसू की बूंद निकलकर उसके हाथ पर गिरी। बेशक से चंदा ने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था, लेकिन वो उसके हाथ पर गिरी हुई आंसू की बूंद को भी बहुत अच्छी तरह से देख सकता था। वो वहाँ से जाने लगा, तभी तन्वी उसे रोकते हुए बोली, ऐसे कैसे तुम अंदर की तरफ जा रहे हो राज? कम से कम चंदा को बख्शीश तो देते जाओ, उसने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है मेरे हाथों पर, इतना तो बनता है न राज। ममता जी और मीना दोनों के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि तन्वी इतनी ज़्यादा चालाक होगी। वहीं राजवेंद्र को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था, लेकिन चंदा ने कुछ नहीं कहा। वो यूं ही अपनी जगह पर अपना सिर झुकाए बैठी रही। राजवेंद्र ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और फिर उसमें से नोटों का एक बंडल निकालकर चंदा की तरफ बढ़ाते हुए बोला,
ये तुम्हारे लिए चंदा। चंदा ने अपने हाथों को अपने लहंगे पर पूरी तरह से कस दिया। उसका दिल इस वक्त और भी ज़्यादा बुरी तरह से टूट रहा था। उसके राजा साहब कभी उसे इस तरह से बख्शीश देंगे, उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। राजवेंद्र ने वो नोटों का बंडल चंदा के हाथों पर रख दिया तो चंदा ने उसे चुपचाप लिया और फिर तुरंत वहां से उठकर अंदर की तरफ चली गई, क्योंकि अब तन्वी के हाथों की मेहंदी भी पूरी हो चुकी थी। राजवेंद्र तन्वी की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो भी अंदर की तरफ आ गया था। ममता जी तन्वी की तरफ देखते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें भी, तुम भी एक तीर से दो दो निशाने लगा लेती हो। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, अब आपकी बहू बनने जा रही हूँ मैं, इस सोदिया महल की रानी साहिबा, तो इतना दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा ना बड़ी रानी साहिबा। उसकी बात पर ममता जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, तुम करती रहो प्लानिंग प्लॉटिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बचपन का प्यार इतनी जल्दी खत्म होगा। कुछ तो धमाका ज़रूर होगा और उस धमाके से तबाह होगा सब कुछ, और फिर मेरा राजवीर बनेगा सिसोदिया महल का राजा, इस जयपुर का राजा, और उसकी हुकूमत होगी हर जगह। ये सोचते हुए वो जैसे ख्यालों की दुनिया में खेलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने रूम में जा रही थी कि तभी करण उसके रास्ते में आकर खड़ा हुआ और बोला, और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? राजवीर तुम्हें अपने रूम में बुला रहा है। चंदा उसकी बात सुनकर परेशान होने लगी। करण दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम हम सबको धोखा देने के बारे में सोच रही हो तो भूल जाओ, चुपचाप 5 मिनट के अंदर अंदर राजवीर के कमरे में पहुंचो, वरना तुम्हारे राजवेंद्र की पिक्चर्स मेहंदी खत्म होने से पहले हर जगह वायरल हो जाएगी। वायरल का मतलब समझती हो ना तुम? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस थे। चंदा कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बस चुपचाप करण को देखती रही और करण अब वहां से चला गया। चंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। चंदा ऐसा कभी नहीं होने दे सकती थी। बेशक से राजवेंद्र ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन वो राजवेंद्र का बुरा होते कभी नहीं देख सकती थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, एक दासी का फर्ज होता है राजा साहब, अपने राजा साहब का मान सम्मान बनाए रखना। बेशक से उसे अपना सिर क्यों ना कलम करवाना पड़े, लेकिन उसके राजा साहब का सर झुकना नहीं चाहिए। इसलिए आज मैं अपने फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। अगर आपके लिए मुझे खुद को फना करना भी पड़े तो कोई मुश्किल नहीं। वैसे भी ये चंदा तो खुद को कब का आपको सौंप चुकी है, और अगर अब आपका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए इसे खुद पर दाग लगाना भी पड़े तो क्या ही बड़ी बात होगी। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने राजवीर के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आई तो राजवीर, जो बालकनी में खड़ा स्मोक कर रहा था, वो उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, आज की तुमने समझदारी की बात, अगर पहले ही आराम से मेरी बात मान जाती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। चंदा, यूं ही तुमने मुझसे इतना कुछ करवाया। अब ज़रा बताओ, अपने बड़े भाई को ऐसे क्लब में किसी के साथ देखना अच्छा लगता है क्या? चंदा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। करण और नरेंद्र दोनों वहीं पर खड़े थे। राजवीर उन दोनों की तरफ देखते हुए इशारा करने लगा। वो दोनों वहां से जाने लगे, लेकिन करण अचानक ही रुका और राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम फ्री हो जाओ तो हम दोनों को बता देना। चंदा ने उनकी बात सुनी और अपने हाथों को बेड पर कस दिए। इतनी घटिया बात सुनकर उसका मन कर रहा था कि वो वहीं ज़मीन के अंदर समा जाए। मतलब वो कैसे किसी को अपने बदन को छूने भी दे सकती है? राजवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक बार मेरा मन भर जाए, उसके बाद बेशक से तुम पूरे महल के मर्दों को ले आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चंदा को अब राजवीर से और भी ज़्यादा घिन आने लगी। करण और नरेंद्र तुरंत वहाँ से चले गए और अब राजवीर भी चंदा की तरफ आया। उसने चंदा के करीब आते ही उसका दामन हटा दिया और फिर उसके सीने की तरफ देखने लगा। राजवीर उसके बदन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी यही खूबसूरती तो मुझे तुम्हारे लिए पागल करती है चंदा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे राजा साहब का तो पता नहीं, लेकिन आज जो मैं तुम्हें दूंगा, मैं जितना तुम्हें खुश करूँगा, तुम्हें आज तक वो खुशी कभी महसूस नहीं हुई होगी। ये बोलकर उसने चंदा को उसके कंधों से पकड़ लिया।
चंदा की आंखों से आंसू उसकी झोली में गिरने लगे। उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और बोली, प्लीज़ वो तस्वीर अपने फ़ोन से हटा दो। उसके बाद बेशक से तुम कुछ भी कर लेना, लेकिन पहले वो तस्वीर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवीर हंसते हुए बोला, देखो बात है ऐसी कि यकीन तो मैं अपनी सगी माँ पर भी नहीं करता तो तुम पर तो करूँगा ही क्या। अगर मैंने वो तस्वीर हटा दी और तुम अपने वादे से मुकर गई तो इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता। इसलिए वो तस्वीर तो अब मेरे फ़ोन से तभी डिलीट होगी जब मैं पहले तुम्हें अच्छे से प्यार करूँगा। चंदा ने अपना चेहरा एक बार फिर से झुका लिया। राजवीर ने अब उसे पीछे पलंग पर अच्छे से लिटाया और फिर उसके चेहरे पर झुककर वो उसकी गर्दन को चूमने लगा। राजवीर ने कुछ देर उसे यूं ही किस किया, लेकिन जब चंदा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और बोला, देखो अगर तुम ऐसे पत्थर बनकर लेटी रहोगी तो ना तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगी और ना ही तुम्हें कोई खुशी मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा मुझे रिस्पॉन्स दो। चंदा उसकी बातों को सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या ही कहे। प्यार ऐसे ही थोड़ी ना होता है। यही अगर उसके राजा साहब उसके साथ होते तो उनका छूना भर भी उसके रोंगटे खड़ा कर देता। वो प्यार में पूरी तरह से उनकी बाहों में सिमट जाती। उसकी धड़कनें बढ़ जाती, लेकिन राजवीर का छूना तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन पर कांटे चुभ रहे हों। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर बोला, एक काम करता हूँ, मैं अपने फ़ोन पर तुम्हें पिक्चर्स निकाल कर देता हूँ। उन्हें देखकर शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा मुझे रिस्पॉन्स देना कितना ज़रूरी है। ये बोलकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फिर उस पर राजवेंद्र की पिक्चर्स निकाल कर चंदा को दिखाने लगा। अब उसने अपना फ़ोन यूं ही बिना लॉक किए साइड में रखा। चंदा की धड़कनें रुक रही थी। उसे राजवेंद्र की हद से ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी और राजवीर में अब जब दोबारा उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे तो उसे और भी ज़्यादा गंदा फील होने लगा। राजवीर के होठ चंदा के गर्दन पर थे और वो लगातार उसे किस कर रहा था। उसे किस करते हुए वो उसके कंधों की तरफ गया और फिर उसके होठों की तरफ आया, लेकिन उसके लब चंदा के लबों को छूते उससे पहले ही अचानक से बाहर से शोर आने लगा। जब राजवीर ने उस तरफ देखा तो राजवीर और चंदा दोनों के होश उड़ गए। कल का पाठ राजवेंद्र की शादी स्पेशल है, लेकिन देखना ये है कि राजवेंद्र की शादी किसके साथ होती है। क्या राजवेंद्र सच में बदल गया है? क्या राजवेंद्र को चंदा की अब बिल्कुल फिक्र नहीं है? क्या राजवीर से चंदा खुद को बचा पाएगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिनका जवाब आपको आने वाले कल के एपिसोड में मिलेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।